नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पश्चिमी बंगाल की। पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी का डर साफ तौर से अब दिखाई देने लगा है और यही एक वजह है कि किसी समय पर दो बातें मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। एक, स्वामी विवेकानंद की कर्मस्थली, और स्वामी विवेकानंद ने एक जो स्लोगन दिया कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और दूसरा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जब बांग्लादेश बना, या मैं बांग्लादेश नहीं बोल के इसको अगर मैं पूर्वी पाकिस्तान कहूं तो वो ज्यादा अच्छा होगा। तो एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है उसका बंटवारा हुआ और उस बंटवारे के लिए वोटिंग की गई। अब इसमें दो चीजें थी, एक पूर्वी बांग्लादेश, या हम कहें कि पूर्वी बंगाल उस वक्त का, और आज का बांग्लादेश एक पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल जो हिंदू बाहुल्य था और पूर्वी बंगाल जिसमें मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त जब वोटिंग हुई तो किस तरीके से इसकी डिमांड की गई। यह अलग बात है कि बांग्लादेश जहां चटगांव है वहां पर आबादी जो है वो हिंदुओं की ज्यादा थी, लेकिन बावजूद इसके वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आज की स्थिति में ये देखते हैं, तो अब मैं जब ये कहता हूं कि गर्व से कहो हम हिंदू है, इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। और जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो फिर आता है कि आखिर हिंदू इतने दिनों तक सोया हुआ क्यों था। और फिर उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या अब वो जाग रहा है, और जाग रहा है तो फिर क्या जिस तरीके से बिहार हुआ, जिस तरीके से दिल्ली हुआ, महाराष्ट्र हुआ और हरियाणा हुआ, क्या इसमें एक कदम जो है वो पश्चिमी बंगाल की तरफ भी आगे बढ़ेगा क्या? यह भी एक जो है वो बड़ा सवाल है। लेकिन इसकी जरूरत क्यों है? अब जब हम इसकी जरूरत को समझते हैं तो सबसे बड़ा आज एक रिपोर्ट सामने आई है इलेक्शन कमीशन की। 2002 और 2003 में जब एसआईआर की प्रक्रिया हुई, उससे लेकर अब तक 2025 तक 20 साल में पश्चिमी बंगाल के जो आबादी है, या हम कहें कि रजिस्टर्ड जो मतदाता है, उसमें 60% से ज्यादा की बढ़ोतरी की हुई है। और उसमें से भी खास तौर से अगर आप देखोगे तो जो बांग्लादेश बॉर्डर पर जो 9 जिले हैं उनमें बहुत तेजी से यह ग्राफ बढ़ा है। और जो बांग्लादेशी बॉर्डर पे जो जिले हैं अगर उनको देखें तो जैसे दिनाजपुर 106%, आप देखिए यहां पर जो है वो आप मतदाताओं की संख्या बढ़ी है 106%, कह सकते हैं कि दुगने से भी ज्यादा। इसके अलावा दिनाजपुर हो गया, मालदा में 94%, मुर्शिदाबाद 87%, साउथ परगना 83%, जलपाईगुड़ी लगभग जो है वो 83%। तो 9 जिले ऐसे हैं जिसमें लगभग ये जो प्रतिशत वाला जो खेल है वो 80% से ऊपर आता है। अब बिहार, पश्चिमी बंगाल की विधानसभा की अगर हम बात करें तो इस असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर हम जाते हैं तो पिछले चुनाव में लगभग 120 सीटें ऐसी थी जिसमें मुस्लिम मतदाताओं का अहम फैक्टर था, या तो वो डोमिनेंट थे या फिर वो निर्णायक स्थिति में थे। और उसमें से ममता बनर्जी को सीटें मिली थी 95 के आसपास। तो आप ममता बनर्जी का स्ट्राइक रेट, टीएमसी का स्ट्राइक रेट वहां से जो है वो स्टडी कर सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में इसमें जो है वो लगातार तेजी से ग्राफ बदला है कि हिंदुओं की आबादी जो है वो घटी है और मुस्लिम आबादी जो है वो बढ़ी है। अब यही जो है वो 120 के बजाय जो है वो 143 या 145 के आसपास होता हुआ दिखाई देता है। तो फिर जब पश्चिमी बंगाल में आपने सुना होगा भरतपुर के एक विधायक है हुमायूं कबीर, अगर आप उनके स्टेटमेंट को देखोगे तो उनका जो स्टेटमेंट है साफ तौर से, एक कि अगर कोई अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने का प्रयास करेगा तो उसकी टांगे तोड़ दी जाएगी, और दूसरा अभी जो लेटेस्ट उनका जो चल रहा है वो चल रहा है कि पश्चिमी बंगाल में बाबर के नाम से
एक बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी जिसकी नींव 6 दिसंबर को जो है वो रखी जाएगी। अब 6 दिसंबर ही क्यों? क्योंकि उसी दिन आपको पता होगा एक विवादित ढांचा जिसको बाबरी मस्जिद आप कह सकते हैं उसका विध्वंस किया गया था। लेकिन सच्चाई यह थी क्योंकि लोगों ने उसका विध्वंस इसलिए किया क्योंकि वो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। तो फिर पश्चिमी बंगाल में बाबरी मस्जिद ही क्यों? और ये जो है वो बेलडांगा, मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में। अब इसमें ममता बनर्जी की और टीएमसी का अगर हम देखते हैं तो एक एसआईआर की प्रक्रिया से बौखलाहट साफ तौर से देखी जा सकती है। जिस तरीके से अवैध घुसपैठिए जो है वो बॉर्डर पे डेरा जमाए हुए हैं और बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में जो है वो पश्चिमी बंगाल छोड़कर बांग्लादेश जा रहे हैं। कारण एसआईआर का डर। और एसआईआर का डर क्यों? क्योंकि इन अवैध घुसपैठियों का कई सालों से आधार कार्ड बनाया गया, वोटर आईडी कार्ड बनाया गया, इनके राशन कार्ड तक बनाए गए और फिर सरकारी योजनाओं में इन्होंने अपना नाम दर्ज करा लिया। अब ऐसी स्थिति में इनका जो डर है वो ये है कि कहीं ये गिरफ्तार ना हो जाए। अब गिरफ्तार होंगे तो इनका जो है वो काला चिट्ठा खुल जाएगा और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि इनको योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। तो इन लोगों का जो प्लान जो साफ तौर से नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि चुनावी प्रक्रिया के बाद में ये वापस से घुसपैठ का प्रयास करेंगे, तब तक ये बांग्लादेश चले जाएंगे। अब ममता बनर्जी का दर्द जो है वो आप समझ ही चुके होंगे कि ममता बनर्जी का क्या दर्द है। अब इसके आगे की अगर कहानी को हम समझते हैं तो फिर एक कड़ी और जो समझ में आती है वो समझ में आती है क्योंकि पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट लगभग जो है वो खत्म हो चुकी है, उनका कोई वर्चस्व नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी एक अकेली है जो मुस्लिम वोटर पे अपना अधिकार रखती है। तो साफ तौर से पोलराइजेशन जो है वो इस पूरे मामले में दिखाई देता है क्योंकि ठीक इसी दिन आपको पता ही होगा कि 6 तारीख को, 6 दिसंबर को कलकत्ता में मेयो रोड के ऊपर एक बड़ी रैली जो है वो ममता बनर्जी आयोजित कर रही है जिसका नाम है एकजुटता दिवस रैली। और इसमें आपको यह भी पता होगा कि ये दोनों कार्यक्रम एक साथ रखे गए हैं। तो यह साफ तौर से मुस्लिम मतदाताओं को एक संदेश देने का प्रयास है। अब इससे सवाल यह उठता है क्योंकि ममता बनर्जी आपको पता ही होगा लगातार वो, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि बच्चों के नाम के जब जय श्री राम के नारे लगाए थे तो ममता बनर्जी गाड़ी से उतरकर उनको धमकाने लगी थी। लेकिन अब ममता बनर्जी का जो दिख रहा है एसआईआर की प्रक्रिया से जो डर, वो साफ तौर से, और फिर भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मशीनरी जिस तरीके से वो काम करती हुई दिखाई दे रही है, तो उससे एक तो बौखलाहट और दूसरा मुस्लिम मतदाताओं को कंसोलिडेट करना और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है वो वोटर्स को घरों से बाहर निकालना। अब ऐसी स्थिति में एक जो बात इसमें जो निकल कर आई है कि अगर ये पोलराइजेशन एक तरफ होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी पर हिंदू मुस्लिम का आरोप क्यों? और अगर इस ध्रुवीकरण से, तुष्टीकरण से, अगर दूसरी तरफ से जो नॉन मुस्लिम जो हिंदू धर्म है, अगर उससे जो है वो एक तरफ का पोलराइजेशन होता है और अगर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता है तो मुझे लगता है कि फिर इससे जो है वो दूसरी राजनीतिक पार्टियों को दर्द नहीं होना चाहिए। और ये हुआ है, आपने देखा जब भी पिछले अगर कुछ चुनावों से आप देखो कि जब योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था बटोगे तो कटोगे, उसके बाद से ही हमने एक चीज देखी है कि दूसरी तरफ से अगर कुछ भी इस तरीके का ऐलान किया जाता है तो फिर आपने देखा कि हिंदू जो है वो घरों से बाहर निकलकर वोट करते हैं और फिर वो वोट जो है वो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाता है। जब भी ऐसा होता है तो फिर चाहे आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र में क्या हुआ था, जिस तरीके से महाराष्ट्र में चाहे वो स्वरा भास्कर का एक रैली को संबोधित करना हो या फिर उद्धव ठाकरे का मौलानाओं के साथ मुलाकात करना और फिर दूसरा मौलानाओं के फतवे जारी करना, तो इससे एक तरफ से जब इसका एक्शन लिया गया, इस पे एक्शन हुआ, तो दूसरी तरफ से जो रिएक्शन हुआ उसका नतीजा यह हुआ कि महाराष्ट्र में लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई। और बिहार में आप देख लीजिए, जब राजनीतिक विश्लेषक, और वो राजनीतिक विश्लेषक जो नरेंद्र मोदी के घोर विरोधी रहे हो, अगर उनका आकलन यह कहता है कि बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी यादव की रैलियों में उदंडा
जो उदंडता दिखाई कार्यकर्ताओं ने, उसका असर यह हुआ कि नॉन यादव कम्युनिटी एक तरफा जो है वो एनडीए के साथ चली गई। या फिर आप देखिए जिस तरीके से तेजस्वी यादव का यह कहना कि अगर वो सत्ता में आए तो वक्फ जो बिल है उसको वो फाड़ देंगे और फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देंगे, तो उसका असर क्या हुआ। तो ये राज्य दर राज्य जो है वो ये साफ तौर से जो है वो दिखाई देता है। तो एक तरफ से अगर कोई एक्शन होता है तो फिर उसका रिएक्शन इसी तरीके से आता है। हालांकि पश्चिमी बंगाल का चुनाव है और पश्चिमी बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो लोकतंत्र को लेकर हो, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर हो, या फिर और भी दूसरे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, ऐसे जो है वो लगभग 10 मुद्दों को लेकर एक खास रणनीति बनाई है और इसकी पूरी जिम्मेवारी जो चुनावी प्रक्रिया है उसको भूपेंद्र यादव को सौंप दी है। और आपने देखा होगा लगभग 80,000 बूथ के ऊपर भूपेंद्र यादव जो है वो अपने ही जो भी उनके सहयोगी है उनके साथ में मिलकर बड़ी बारीकी से जो है वो पश्चिमी बंगाल को जीतने के लिए कमर कस रहे हैं और लोगों को जो है वो नीचे के लेवल पे, जिसको हम कहें कि बूथ स्तर पर, तैयार कर रहे हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।